नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 11 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 3 सामाजिक संस्था का अगला टॉपिक शिक्षा पढ़ेंगे। शिक्षा पढ़ेंगे कि शिक्षा क्या होती है, शिक्षा कितने प्रकार की होती है, इसका अध्ययन हम आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर हम कहें कि शिक्षा किसे कहते हैं, तो शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसे सीखने की औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाएं शामिल हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया को शिक्षा कहा जाता है और जिसमें सीखने की औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संस्थाएं शामिल होती है, दोनों चीज़ें इसमें हैं। औपचारिक शिक्षा की बात हम करें तो औपचारिक शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जो किसी निश्चित अवधि में, निश्चित पाठ्यक्रम में, निश्चित स्थान पर या निश्चित व्यक्ति से सीखी जाती है। उस शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। दूसरी आती है हमारी अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो किसी भी स्थान पर, किसी भी व्यक्ति से और किसी भी समय सीखी जा सकती है, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ये अनौपचारिक है। तो समझ में आया कि औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है। औपचारिक में निश्चित स्थान होता है, निश्चित व्यक्ति होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित समय अवधि होती है। लेकिन अनौपचारिक में कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होती। पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता, स्थान निश्चित नहीं होता, व्यक्ति निश्चित नहीं होता, समय निश्चित नहीं होता। ये दोनों प्रकार की संस्थाएं शामिल हैं। हालांकि यहाँ पर हम केवल विद्यालयी शिक्षा तक अपनी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर बात की जा रही है विद्यालयी शिक्षा की, कि हम यहाँ केवल विद्यालय में सीखी जाने वाली शिक्षा की चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। विद्यालय में सीखी जाने वाली शिक्षा जो है वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है, क्योंकि विद्यालय में जो शिक्षा प्राप्त की जाती है उसका अपना एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, अपना निश्चित स्थान होता है, निश्चित समय अवधि होती है और निश्चित व्यक्तियों के द्वारा सीखी जाती है। तो ये औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, औपचारिक के अंतर्गत आता है। अब इसमें बताया गया है कि हम अपनी चर्चा को सिर्फ विद्यालयी शिक्षा तक सीमित रखेंगे। हम सभी जानते हैं कि विद्यालय में प्रवेश लेना कितना महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है जो आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तो सिर्फ विद्यालय में ग्रहण की जाने वाली शिक्षा के बारे में ही पढ़ेंगे। विद्यालय में प्रवेश लेना कितना महत्वपूर्ण है, हम ये भी जानते हैं कि हम में से बहुतों के लिए विद्यालय उच्च शिक्षा और अंत में रोजगार प्राप्त करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। अब इसमें क्या कहा गया है कि हम ये जानते हैं कि विद्यालय में प्रवेश लेना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और हम ये भी जानते हैं कि बहुतों के लिए विद्यालय में उच्च शिक्षा और अंत में रोजगार प्राप्त करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे क्या है, रोजगार को प्राप्त किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा, एक महत्वपूर्ण उपाय है। हम में से कुछ के लिए ये सब कुछ आवश्यक सामाजिक दक्षताएं प्राप्त करने का साधन हो सकती है। अब इसमें कहा गया है कुछ के लिए तो ये विद्यालय शिक्षा जो है वो उच्च शिक्षा और अंत में रोजगार प्राप्त करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि एक व्यक्ति अपना रोजगार तभी प्राप्त कर सकता है जब उसे शिक्षा का ज्ञान होगा। अगर व्यक्ति शिक्षित है, उसे शिक्षा का ज्ञान है, उसने दोनों शिक्षाएं औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षाएं प्राप्त की हैं, तो वो अंत में एक अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया ऊपर कि विद्यालय उच्च शिक्षा और अंत में रोजगार प्राप्त करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। हम में से कुछ के लिए ये कुछ आवश्यक सामाजिक दक्षताएं प्राप्त करने का साधन होगा। अब इसमें कहा गया कि ये जो शिक्षा है, ये विद्यालय शिक्षा कुछ के लिए तो रोजगार प्राप्त करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम होगा, और कुछ के लिए मात्र ये कुछ आवश्यक सामाजिक दक्षताएं प्राप्त करने का साधन है। कुछ के लिए मात्र सामाजिक दक्षता को हासिल करना या अपने आप को थोड़ा सा कुशल बनाने के लिए ही है, मात्र इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इन सभी मामलों में सामान्य बात है शिक्षा की आवश्यकता का महसूस होना।
अब कह रहे हैं ये जो दोनों बात कही गई है कि कुछ के लिए तो उच्च शिक्षा और अंत में रोजगार प्राप्त करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है, और कहा गया है हम में से कुछ के लिए ये आवश्यक सामाजिक दक्षताएं प्राप्त है, लेकिन कुछ के लिए क्या है, आवश्यक है और दक्षता प्राप्त करने के लिए सीखी जाती है। यानी मात्र कुछ व्यक्ति तो इसको फिर हस्ताक्षर करने के लिए, सिर्फ अक्षर ज्ञान के लिए इसको प्राप्त करते हैं, करने का साधन हो सकती है। यहाँ पर कहा गया सामाजिक दक्षता को प्राप्त करने का साधन हो सकती है। इन सभी मामलों में सामान्य बात यह है कि शिक्षा की आवश्यकता का महसूस होना। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो है शिक्षा की आवश्यकता का महसूस होना, कि हर व्यक्ति को शिक्षा की आवश्यकता महसूस होती है कि हमें शिक्षित होना चाहिए या हमें शिक्षा ग्रहण की जानी चाहिए। समाजशास्त्र इस आवश्यकता को समूह की विरासत के संप्रेषण की प्रक्रिया के रूप में समझता है। अब कह रहे हैं यहाँ पर समाजशास्त्र क्या है, इस आवश्यकता को समूह की संप्रेषण की प्रक्रिया के रूप में देखता है। वो ये सोचता है कि जो शिक्षा है वो किसी भी समूह को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रक्रिया मात्र है, जो सभी समाजों में पाई जाती है, साधारण समाजों में और जटिल आधुनिक समाजों में एक गुणात्मक अंतर है। अब कहा जा रहा है ये सभी समाजों में पाई जाती है और साधारण और जटिल समाजों में, आधुनिक समाजों में एक गुणात्मक अंतर है। अब ये पाई तो सभी समाजों में जाती है, लेकिन जो साधारण समाज है, साधारण समाज और जटिल समाजों में, आधुनिक समाजों में एक गुणात्मक अंतर है। इन दोनों जो समाजों में पाई जा रही है, लेकिन इसके बीच में गुणों का एक अंतर है, गुणों के रूप में इनमें एक अंतर पाया जाता है। अब सभी समाजों में, साधारण समाज में मान रहे हैं सिर्फ विद्या को ग्रहण करना है इसलिए, लेकिन कुछ आधुनिक जो इस समय के समाज हैं उनमें गुणों के आधार पर इसमें कुछ अंतर पाया जाता है। साधारण समाजों में औपचारिक विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं थी। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो साधारण समाज है उन समाजों में औपचारिक विद्यालय जाने की, यानी कि निश्चित रूप से विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं थी। बच्चे बड़ों के साथ क्रियाकलाप में शामिल होकर प्रथाओं और जीवन व्यापन के तरीके सीख लेते थे। अब इसमें क्या गया है कि जो आधुनिक समाज थे उनमें एक गुणात्मक अंतर था, और साधारण समाजों में जो है औपचारिक शिक्षा, विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं थी। औपचारिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए औपचारिक विद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं थी। बच्चे बड़ों के साथ क्रियाकलापों में शामिल होकर प्रथाओं को, और बच्चे जो थे वही औपचारिक शिक्षा को बड़ों के साथ में शामिल होकर के, बड़ों के क्रियाकलापों में शामिल होकर के प्रथाओं को, जीवन के व्यापक तरीके को सीख लेते थे। जैसे आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा होता है बचपन में, जब वो छोटा होता है उसको किसी भी बात का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो जैसे जैसे व्यक्तियों को देखता है, अपने आसपास के लोगों को देखता है, ठीक वैसे ही वैसे वो सारे कामों को करने लगता है और बातों को सीख जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि औपचारिक विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं थी। बच्चे बड़ों के साथ में रह करके क्रियाकलापों को में शामिल होकर प्रथाओं और जीवन के व्यापक तरीके सीख लेते थे। जटिल समाजों में हमने देखा कि श्रम का आर्थिक विभाजन बढ़ रहा था। जो जटिल समाज है उनमें श्रम का जो विभाजन था वो बढ़ रहा था। घर से जटिल समाजों में कार्यों का विभाजन बढ़ रहा था और घर से कार्यों का विभाजन हो रहा था, कि जो कार्य बांटे जा रहे थे वो घर से बांटे जा रहे थे, उनमें कार्यों का विभाजन किया जाता है। विशिष्ट शिक्षा और दक्षता प्राप्त करने की आवश्यकता है। अब इसमें कहा गया कि हमें विशिष्ट प्रकार की जो है शिक्षा और दक्षता को प्राप्त करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। विशिष्ट शिक्षा यानी उच्च शिक्षा, और उच्च शिक्षा को प्राप्त करके हम उसमें एक्सपर्ट यानी कुशल होने की आवश्यकता है। राज्य व्यवस्था राष्ट्रों एवं और प्रतीकों एवं विचारों के जटिल समुच्चय की उत्पत्ति हो रही है। कह रहे हैं राज्य व्यवस्थाओं, राष्ट्रों और प्रतीकों एवं विचारों के जो जटिल समुच्चय हैं, जो समूह हैं, अगर समुच्चय कहें तो समुच्चय का अर्थ होता है समूह, समूह की भी उत्पत्ति हो रही है। ऐसी परिस्थिति में आप अनौपचारिक शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे? कहा गया है कि अब ऐसी परिस्थिति में क्या है, अनौपचारिक शिक्षा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, आप उसको कैसे, अभिभावक और अन्य बड़े लोग प्राप्त ज्ञान को अगली पीढ़ी तक अनौपचारिक रूप से कैसे
संप्रेषित कर सकेंगे। ऐसे सामाजिक संदर्भ में शिक्षा का औपचारिक और सुनिश्चित होना आवश्यक है, जरूरी है। इससे भी आगे आधुनिक जटिल समाज सरल समाजों की तुलना में अमूर्त सार्वभौमिक मूल्यों पर निर्भर करते हैं। यही चीज़ इसे उस सरल समाज से अलग करती है जो परिवार, नातेदार, जनजाति, जाति या धर्म पर आधारित विशिष्ट मूल्यों पर आधारित है। आधुनिक समाजों में विद्यालयों की रचना एक रूपता, मानवीकृत और प्रेरणाओं और सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए की जाती है। इसे करने के अनेक तरीके हैं। उदाहरण के लिए कोई विद्यालय के बच्चों की एक ऐसी वर्दी की बात कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई विद्यालय के बच्चों की एक ऐसी वर्दी से तात्पर्य यहाँ पर उनकी यूनिफॉर्म से है, उनकी पहने जाने वाली पोशाक से है, वो किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, उनकी स्कूल की यूनिफॉर्म या स्कूल की ड्रेस किस तरीके की है। स्कूल की वर्दी बात कर सकता है। क्या आप मानकीकरण को बढ़ावा देने वाली अन्य विशेषताओं पर विचार कर सकते हैं? एमिल दुर्कहाइम के अनुसार कोई भी समाज एक सामान्य आधार, कुछ विचारों, मनोभावों और व्यवहारों के बगैर जीवित नहीं रह सकता, जिसे शिक्षा के द्वारा सभी बच्चों को बिना भेदभाव के संप्रेषित किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर दुर्की में वो कहते हैं कि कोई भी समाज जो है एक सामान्य आधार, कुछ विचारों, मनोभावों और व्यवहारों के बगैर जीवित नहीं रह सकता है, जिसे शिक्षा के द्वारा सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के पहुँचाना चाहिए, उन तक प्रेषित किया जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी सामाजिक श्रेणी के हो, चाहे वो किसी भी श्रेणी में आते हों। शिक्षा बच्चे को विशिष्ट व्यवसाय के लिए तैयार करने वाली होनी चाहिए। कह रहे हैं बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो दी जाने वाली शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जिसके लिए बच्चा विशिष्ट व्यवसाय को तैयार करे, किसी विशिष्ट व्यवसाय के लिए तैयार हो जाए। तो विशिष्ट व्यवसाय को तैयार करने वाली होनी चाहिए और साथ ही वह उसे समाज के मुख्य मूल्यों में समाहित करने में सक्षम बनाने वाली भी होनी चाहिए। कह रहे हैं कि शिक्षा जो है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि बच्चे को विशिष्ट व्यवसाय के लिए तैयार करने वाली होनी चाहिए और साथ में वह उसे उस समाज के मुख्य जो मूल्य हैं उनको समाहित करने में सक्षम बनाने वाली भी होनी चाहिए। इस प्रकार प्रकार्यवादी समाजशास्त्री सामान्य सामाजिक आवश्यकताओं और सामाजिक मानकों के बारे में बात करते हैं। प्रकार्यवादियों के लिए शिक्षा सामाजिक संरचना को बनाए रखती है और उनका नवीनीकरण करती है तथा संस्कृति का संप्रेषण और विकास करती है। शैक्षिक व्यवस्था समाज में व्यक्तियों की अपनी भावी भूमिका के चयन और आवंटन के लिए एक का साधन भी, जो कि व्यक्तियों की अपनी क्षमताओं के अनुसार होता है। अब कह रहे हैं ये व्यक्तियों के लिए आवंटन का एक साधन होती है, बांटने का एक साधन होती है, जो व्यक्ति की अपनी क्षमताओं के अनुसार होता है। अध्याय 2 में भूमिकाओं और स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक पक्ष पर हमारी चर्चा का पुनः स्मरण करें। आप कह रहे हैं यहाँ पर जो अध्याय 2 है उसमें भूमिका, स्त्रीकरण और प्रकार्य को पढ़ चुके हैं। समाज को असमान रूप से विभेदकारी मानने वाले समाजशास्त्रियों के लिए शिक्षा स्त्रीकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में कार्य करती है। अब कह रहे हैं जो समाजशास्त्रियों के लिए शिक्षा क्या है, स्त्रीकरण के मुख्य एक कार्यकर्ता, अभिकर्ता के रूप में कार्य करती है। शिक्षा के असमान अवसर भी सामाजिक स्त्रीकरण का ही परिणाम है। अब कह रहे हैं जो शिक्षा के असमान स्तर है वह भी सामाजिकरण का ही एक परिणाम है। दूसरे शब्दों में हम अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर विभिन्न प्रकार के विद्यालय में जाते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि अगर हम कहें तो हम अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर, जैसा हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति है, हमारी पृष्ठभूमि है, उसी के आधार पर हम विद्यालय में जाते हैं। चूँकि हम किसी एक प्रकार के विद्यालय में जाते हैं, हमें विभिन्न प्रकार के विशेषाधिकार और अतः अंत में वैसे ही अवसर प्राप्त होते हैं। अब कहा गया कि हम
किसी एक प्रकार के विद्यालय में जाते हैं और हमें वहाँ पर विभिन्न प्रकार के विशेषाधिकार और अंत में वैसे ही अवसर प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग तर्क देते हैं कि विद्यालय शिक्षा संभ्रांत और सामान्य के बीच विद्यमान भेद को और अधिक गहरा करती है। अब यहाँ पर उदाहरण देकर के बताया गया है कि कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि विद्यालय शिक्षा जो है वो संभ्रांत करने वाली और सामान्य के बीच विद्यमान जो भेद है उसको एक ज़्यादा गहरा कर देती है और अधिक ज़्यादा बढ़ा देती है। विशेषाधिकार प्राप्त विद्यालय में जो विशेष अधिकार प्राप्त वाले विद्यालय में जाने वाले बच्चों में आत्मविश्वास आ जाता है। जिनको कोई विशेष अधिकार प्राप्त होता है, ऐसे विद्यालय में अगर बालक पढ़ने के लिए जाते हैं तो उन्हें आत्मविश्वास आ जाता है, जबकि इससे वंचित बच्चे इसके विपरीत भाव का अनुभव करते हैं। और जो विशेष अधिकार प्राप्त वाले विद्यालय नहीं है, अगर उन विद्यालय में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो अपने अंदर इस प्रकार का भाव महसूस नहीं करते हैं। तथापि ऐसे और अनेक बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जा सकते। अब कहा गया ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जा सकते हैं या विद्यालय जाना बीच में छोड़ देते हैं। और इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो विद्यालय जाते ही नहीं हैं और जाते भी हैं तो बीच में विद्यालय जाना छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए एक अध्ययन बताता है, इस समय आप विद्यालय में कुछ बच्चे देख रहे हैं। यदि आप फसल के समय विद्यालय आएँ तो आपको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का एक भी बच्चा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एक उदाहरण देकर के बताया गया है कि जो विशेष अधिकार वाले विद्यालय होते हैं उस विद्यालय में अगर बच्चे जाते हैं तो उन्हें अपने आप में बहुत ज़्यादा उच्च महसूस होता है, उनके अंदर आत्मविश्वास ज़्यादा होता है। और ऐसे ही जिन विद्यालयों में विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसे विद्यालय में अगर बच्चे जाते हैं तो उनके अंदर आत्मविश्वास थोड़ा कम होता है। और अब यहाँ पर उदाहरण देकर के समझाया गया है कि इस समय अगर विद्यालय में जाएं और देखें विद्यालय में इस समय आप विद्यालय में कुछ बच्चे देख रहे हैं कि इस समय जो विद्यालय में कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, यदि फसल के समय जिस समय फसल बोई जाती है या जिस समय फसल काटी जाती है उस समय विद्यालय आए तो तो आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का एक भी बच्चा स्कूल में नहीं मिलेगा। जब उनके अभिभावक बाहर कार्य करते हैं तो उन पर घर की कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं और इन समुदायों की लड़कियां कभी कभार ही विद्यालय जाती हैं। अब यहाँ पर उदाहरण देकर के समझाया गया है कि जिस समय फसल काटी है बोई जाती है उस समय अनुसूचित जाति का एक भी बच्चा विद्यालय नहीं जाता है, एक भी बच्चा विद्यालय में नहीं मिलेगा, जाति हो चाहे जनजाति हो अनुसूचित। जब उनके अभिभावक बाहर काम करते हैं, उनके माता पिता बाहर काम करते हैं तो उन पर घर की सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं और इन समुदायों की लड़कियां भी कभी कभार विद्यालय जाती हैं। और जो ऐसे समुदाय हैं, अगर इन परिवारों की लड़कियों की हम बात करें तो ऐसे परिवार की लड़कियां भी कभी कभी स्कूल आती हैं, क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के घरेलू और आमदनी वाले कार्य करती हैं। अगर वो रोज़ स्कूल आएंगी तो उनके आमदनी के साधन बंद हो जाएंगे, इसलिए ऐसे परिवार की बालिकाएं रोज स्कूल नहीं आती, वे उनके ऊपर घर के कार्य को करने और आमदनी वाले कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए 10 वर्ष की एक लड़की बेचने के लिए गाय का सूखा गोबर उठाती है। अब यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, अगर हम बात करते हैं ऐसी तो इसमें कहा गया है कि 10 वर्ष की लड़की है जो बेचने के लिए एक सूखा गोबर उठाती है और सूखा गोबर को बेच करके वो पैसों को कमाती है। तो ऐसी स्थिति में वो बालिका या वो लड़की स्कूल कैसे आ सकती है? इस प्रकार की स्थिति होने पर वो बालिका शिक्षा से वंचित रह जाती है, उसमें वो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाती है। उपरोक्त रिपोर्ट दर्शाती है कि लिंग और जातिगत भेदभाव किस तरह शिक्षा के अवसरों का अतिक्रमण करते हैं। अब इस उदाहरण के माध्यम से ये बताया गया है कि ये जो लिंग जातिगत भेदभाव को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अभी बताया गया अनुसूचित जाति है, जनजाति है, ऐसे परिवारों की बालिकाएं ऐसे परिवारों में जब माता पिता खेत में मजदूरी करने चले जाते हैं, फसल को काटने या बोने के लिए जाते हैं, तो उस समय ऐसे परिवारों की जो बालिकाएं हैं
वो विद्यालय नहीं जा पाती हैं, उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी और जो दूसरे रोजगार वाले काम को करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है। तो ये सबसे बड़ा कारण लिंग और जातिगत भेद का ही है। लिंग के कारण और जातिगत भेदभाव के कारण होता है। लिंग और जातिगत भेदभाव किस तरह शिक्षा के अवसरों का अतिक्रमण करते हैं। स्मरण करें कि हमने कैसे अध्याय 1 में इस पुस्तक को आरंभ किया था कि किसी बच्चे को अच्छी नौकरी मिलने के अवसर उनके सामाजिक कारकों से प्रभावित होते हैं, कि किसी भी बच्चे को जो अच्छी नौकरी है वो किस प्रकार से प्राप्त होती है, उनके अपने सामाजिक कारकों से ही प्राप्त होती है। सामाजिक संस्थाओं के कार्य करने के तरीकों को समझने की आपकी समझ अब तक इस प्रक्रिया का सही विश्लेषण करने में आपकी सहायता करेगी। यहाँ पर बताया गया है कि कोई अच्छे वर्ग की महिला, निम्न जाति की महिला है और उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, माता पिता रोजगार के लिए जा रहे हैं और बच्ची घर में है, तो वो बच्ची के ऊपर काम करने की जिम्मेदारी आ जाती है। इस कारण से वो विद्यालय में जाकर के शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है और वो शिक्षा से वंचित रह जाती है। तो आज का हमारा शिक्षा का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।